तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आपके सामने है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 टीयर 2 यानी सीएचएसएल का, जिसकी आंसर की कल आउट हुई है। पूरा का पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। सारी चीजों को टेक्निकली लॉजिकली अच्छे से समझा दूंगा आप सभी लोगों को, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा गया था। लिखा है द राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेकिंग लाइफ वेरी हार्ड फॉर, यहाँ पे इट्स पुअर है, द पुअर है, सम पुअर है और ऑल पुअर है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों को पता है, यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन के राइजिंग रेट की, जो कि लाइफ बना रहा है बहुत ही मुश्किल। किन लोगों की? गरीब लोगों की, है ना। तो जैसा कि हमें पता है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप लोगों को भी ये चीज पता होगी आई थिंक। जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव हम लिखते हैं, जैसे हमने मान लीजिए पुअर लिखा, ये क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पुअर लिखा, या फिर मान लीजिए हमने रिच लिखा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं कि अगर इसके पहले मैं द लगा देता हूं, ये जो एडजेक्टिव है इसके पहले द लगा दूं, यहाँ पे मैं द लगा दूं, या फिर इसी तरीके से मैं द ब्लाइंड लिख दूं, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं, यानी ये पूरे के पूरे उस कम्युनिटी में रह रहे लोगों को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, सपोज कर लीजिए ये मैं मान लेता हूं ये कानपुर का एरिया है, लखनऊ का एरिया, कोई भी। अगर मैं इसके अंदर ये चीज बोलता हूं द पुअर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कानपुर या लखनऊ के अंदर रहने वाले जितने गरीब हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो मैं बात करता हूं ऑल पीपल इन कैटेगरी की, राइट। जैसे सपोज करिए आपने बोला रिच पर्सन, अगर आप रिच पर्सन बोल रहे हो तो इसका मतलब आप किसी एक पर्सन को डिनोट कर रहे हो, है ना, स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट कर रहे हो। लेकिन अगर यहीं पे मैं ऐसे लिख दूं द रिच, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में या सिटी में, स्टेट में या कंट्री में रहने वाले जितने अमीर लोग हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे कन्वे ये करना चाहता हूं द पुअर, यानी जितने गरीब लोग हैं उन सारे लोगों की बात हो रही है। ये इजी क्वेश्चन था। दूसरे पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स एंड चूज द अल्टरनेटिव दैट करेक्टली मैचेस द गिवन सेंटेंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेंस देने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, या तो उनको पढ़ते नहीं है या तो उसको जल्दी में पढ़ते हैं, तो चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये सेंटेंस में देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे यूथ लिख दिया हुआ है, यहाँ पे नाउ अ डेज लिख दिया है। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि बीच में हमने ब्लैंक दिया है, और आपके सामने यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिए गए हैं। आपको इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, मैं कभी आपको ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो तो आपको इसको पढ़ना है, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड वर्ड्स दिए गए हैं तो आप इनको अरेंज नहीं कर पाओगे। अरेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप ऑप्शन में आ जाइए। जैसे ही आप ऑप्शन में आते हैं तो आप देखते हैं द यूथ टुडे आर, द यूथ ऑफ टुडे आर, द यूथ आर टुडे लीडिंग, द यूथ टुडे आर। अब देखो, अगर नोटिस करो ना, द यूथ ऑफ टुडे, यानी पहले प्रेपोजिशन लिखो, फिर उस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे ऑफ लिखता हूँ या फिर मैं यहाँ पे टुडे लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रेपोजिशन बन जाएगा, और ये जो टुडे है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि ये जो टुडे होता है ये एडवर्ब के तरीके से भी काम करता है और नाउन के तरीके से भी काम करता है। यहाँ पे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसमें ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो यूथ है ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अब एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो यूथ यहाँ पे लिखा गया है ये कौन सा नाउन है? जिनको ना पता हो ध्यान दीजिएगा, ये कलेक्टिव नाउन है, और ये किसकी तरीके से ट्रीट किया जाएगा? प्लूरल के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पे यूथ का मतलब यंग जनरेशन से है या यंग पीपल से है। ठीक है, तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट के तरीके से कंसीडर किया जाएगा, ये जो कलेक्टिव नाउन है, तो इसके लिए हमें जो वर्ब लिखनी पड़ेगी वो आर लिखनी पड़ेगी, जो यहाँ पे है। अच्छा, लीडिंग क्या है? क्या लीड कर रहे हैं? एक मिजरेबल लाइफ। ठीक है, तो ये हमारी वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बाकी जगह पे देखेंगे यहाँ पे टुडे इन्होंने पहले लिख दिया, फिर लीडिंग ऑफ, क्योंकि लीडिंग यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये जो ऑफ लिखा गया था तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सेम चीज इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी है, और यहाँ पे इन्होंने ऑफ नाउ डेज अगर आप करोगे तो भी गलत हो जाएगा। इन्होंने प्रेपोजिशन को लास्ट में रख दिया है, जबकि प्रेपोजिशन टुडे के लिए लगना चाहिए था, है ना। यानी सारी चीजें हमारी गलत है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझसे बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए, फिर भी अगर कुछ होता है तो बताना। आई वॉज इन स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस फॉर अबाउट हाफ आवर। देखो, इसको भरने का सबसे सिंपल तरीका क्या था कि इन्होंने हमारे सामने फिलर दिया, और फिलर में इन्होंने हमें डबल फिलर दिया था, ऑप्शन दिया। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है आर, तो सारे लड़कों को पता है ये तो एन आर हो जाएगा। तो इससे हमने एक काम कर लिया
इस वाले को हमने कर दिया एलिमिनेट। अब हमारे पास दो चीजें बची, एक ये वाला बचा, एक ये वाला बचा। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं नो आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ए आर्टिकल। अब हमें इसी बात को समझना है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे मैं बोलूं आई वाज इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अगर इस सेंटेंस को आप समझो, आई वाज ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जरा इस सेंटेंस को एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे एक गलती हो गई है, आई वाज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो यहां पे हमने जो ये स्टेट लिख रखा है ना, जिनको ना पता हो ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ऑब्वियस सी बात है, हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आर्टिकल को हम यहाँ पे ऑमिट नहीं कर सकते, तो ये आर्टिकल लिखना पड़ेगा, ठीक। जैसे ये देखिए, देयर वाज गन इन हिज हैंड। जरा इस सेंटेंस को पढ़ो, आप बताइए इस सेंटेंस के अंदर कहां पे एरर है। तो आप कहोगे जो ये सेंटेंस लिखा गया है कि देयर वाज गन इन हिज हैंड, तो इस सेंटेंस में आप यहाँ पे गन लिखते हो। गन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम इंग्लिश के अंदर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख रहे हैं तो उसके लिए आर्टिकल ए या एन उसके साउंड के अकॉर्डिंग हमको लिखना पड़ेगा, वहां पे आप उसको ऑमिट नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ गन इन हिज हैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस पूछ रहे हैं ना। पैसिव वॉइस के लिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है, इतना भारी भरकम सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके वर्ब को। तो कभी भी देखेंगे अगर हैज आया है, हैव आया है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आई है, ये तो एक्टिव वॉइस होगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए काम करिए, हैज लगाइए, हैव लगाइए, उसके बाद बीन लगा दीजिए, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दीजिए, बन गया पैसिव वॉइस। अब देखिए ये वर्ब कहाँ दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने आर दिया है, इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने हैव बीन प्रोटेक्टेड यहाँ पे आर दिया है, आप इसको भी खत्म कर दीजिए। तो दो चीजों को आपने एलिमिनेट कर दिया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा क्या है, आर विंडोज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उधर जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे सनसेट्स को सब्जेक्ट बना दिया है, जो कि गलत है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। अगला देखिएगा, एबॉलिश का मतलब क्या होता है। देखो दोस्त, इस बात को थोड़ा समझो। इसका मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, यानी एंड करना। अब बात आती है किस चीज को एंड करना। जैसे मान लीजिए कोई नियम है, कानून है, मतलब लॉ है, या मान लीजिए कोई प्रैक्टिस है। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, प्रथा से। जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिस है, कोई लॉ है, इन चीजों को एंड करना, खत्म करना क्या होता है, एबॉलिश, ठीक है। पहले ना किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ा करो, बहुत बार ये कंफ्यूजन आता है। जैसे अभी आप आगे एक वर्ड था जो लड़कों ने बहुत मैसेज किया था, डिंगी डिंगी करके आया था। एक्चुअली ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के आते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट वाइज अलग अलग मीनिंग होती है ना। अगर मैं सीधे तौर पे यहाँ पे सिर्फ ये लिख देता, डिस्ट्रॉय करना, ठीक, तो डिस्ट्रॉय का ना बहुत अलग अलग मीनिंग निकल सकती है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से भी इंसान के दिमाग में आ सकता है। तो एबॉलिश जो वर्ड होता है, इसका हम बेसिकली यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लॉ है, या मान लीजिए कोई प्रैक्टिस है, या मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, ऐसी चीजों को एंड करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। तो खैर डिस्ट्रॉय हम इसका सिनोनिम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय सिनोनिम नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। हम इसका सिनोनिम एलिमिनेट भी लिख सकते हैं, हम इसका सिनोनिम एंड भी लिख सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अगर हम सिस्टम की बात करें, प्रैक्टिस या लॉ की बात करें, उनको एंड करने के लिए एबॉलिश यूज किया जाता है। अब सबसाइड मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिक्रीज करना। डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, लेसन करना। इसका मतलब होता है किसी चीज को डिमिनीज करना। तो डिमिनीज करना, लेसन करना, डिक्रीज करना, ये होता है। असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना या एड करना, ये चीज होता है। वर्शिप मतलब पूजा करना, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी चीजें तो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस विद इट्स करेक्टली स्पेल्ड वर्जन। अच्छा, आई हैव बीन मॉर्निंग द डेथ ऑफ माई पेट डॉग। अब किसी का पेट डॉग है, उसने कुत्ता पाल रखा था और उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर इंसान को क्या होगा, तकलीफ होगी, है ना। तो यहाँ पे मर्निंग है, कोई वर्ड नहीं है, मर्निंग कोई वर्ड नहीं है, मॉर्न हो जाएगा, क्योंकि सबको पता होगा कि मॉर्न का मतलब क्या होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, सैडनेस होती है, ठीक है, ये चीज होगा। अगला देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, एरर का क्वेश्चन था। कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड अग्रीड टू हियर द प्ली ऑफ द कंप्लेनेंट।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस में जरा शुरुआत से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट, ये आपका सब्जेक्ट आया है ना। सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब दी गई है सेट अवे, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। सेट अवे जैसी कोई चीज नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसकी जगह पे हम सेट असाइड लिखेंगे, ठीक है। सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, या यू कैन से इनवैलिडेट कर देना, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, उसको क्या कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है, उसको इनवैलिडेट कर देना। अगर आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान का कोई डिसीजन है, या किसी भी इंसान का, इंसान बोल रहा हूं, आप खैर इंसान भी बोल सकते हो, या जैसे यहाँ पे हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सेट असाइड कर दिया द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था उसको क्या कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं वही कह रहा हूं कि किसी के भी डिसीजन को, किसी के भी वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर देना, इनवैलिडेट कर देना सेट असाइड होता है। तो यहां सेट अवे लिखा गया था, वही गलती थी, तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलो अगले देखो, फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन और दे दिया, आई मिस्ड द फॉर द नेक्स्ट। अब हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ये दे दिया है, जो कि अपने आप में डिस्टॉर्टेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, या वर्ड कह सकते हैं इनको। तो इन्हें हमें लगाना है, बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आई मिस द, हमने क्या किया होगा, मिस बस किया होगा ना, पहले तो इस आर को हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा अब एक चीज नोटिस करना, अब यहाँ पे कह रहा है कि हमने बस को मिस करा, उसके बाद यहाँ पे आई लिखता है, यहाँ पे विच लिखता है, यहाँ पे भी विच लिखता है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा तुम लोग समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, तो इसमें एरर वाला पार्ट क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे बस लिखते हो, आई मिस द बस, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, क्या मिस किया, बस मिस किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद हम एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे विच, क्योंकि हमें पता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं वो किसके अनुसार यूज करते हैं, यानी जो इसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है, तो हम पहले बस के अकॉर्डिंग लिखेंगे विच, ठीक है। तो यहां बस आई यूजुअली बोर्ड विच यहां पे लिख दिया, जो कि गलत है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है रिलेट करने का, तो ये बोर्ड और हैड टू का रिलेशन कुछ बना नहीं पाएगा, जो कि यहां पे गलत हो गया। यहां बस विच आई यूजुअली बोर्ड, और यहां पे बोर्ड लिखा गया है। अब हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं और ये जो बोर्ड है ये उसका वर्ब है, तो ये जो यूजुअली होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यूजुअली की जो पोजीशन होती है वो मेन वर्ब के पहले लिखी जाती है, ठीक है, न कि कहीं जाकर के यहां आर एन के बीच में लिख दिया, क्योंकि ये तो नाउन है ना। अब नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब की थोड़ी जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वहां पे वैसे भी उसका कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आई यूजुअली बोर्ड यही सही हो पाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। बी दिया है आप लोगों ने, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरीश इज क्लेवर देन वाइज। अच्छा देखो जी, मैं अगर आपको बात बताऊं, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी दो क्वालिटी अगर आप बता रहे हो तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने कहा राम इज मोर इंटेलिजेंट देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बोला कि अगर कोई एक पर्सन है, जैसे हमने यहां पे राम को बोल दिया, हमने कहा एक पर्सन की दो क्वालिटी अगर आप बता रहे हो तो आप ऐसे लिखना, मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर आता है। तो देखिए राम इज मोर इंटेलिजेंट देन स्ट्रॉन्ग, यानी जो राम है ना वो स्ट्रॉन्ग से ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, यानी वो इंटेलिजेंट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है दोनों, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो हरीश इज मोर क्लेवर देन वाइज हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिएगा, फिर देखिए इस तरह का तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग ना, सीजीएल मेंस के अंदर भी इस तरीके के शायद क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इस पर बड़ा ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस तरीके से रीअरेंजमेंट को देकर के ना। ये थोड़ा सा एक नया तरीका यहाँ पे है जो कि इतना फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन के अंदर पूछा नहीं जाता था। तो कह रहे कि द पीपल ऑफ टू सर्वाइव, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब जैसे इस बात को समझो, कह रहा पीपल ऑफ, अब लोगों की बात हो रही है ना। अच्छा हमेशा इस बात को ध्यान रखना तुम लोग कि जैसे अगर कभी भी मान लो ना हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं, प्रेपोजिशन के बाद उसका हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसके पहले इसका ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ध्यान से सुन लेना एक बार, तो ये जो इसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है ना,
ये इसके टोटल को रेफर करता है, यानी टोटल इन द सेंस होल को रेफर करता है, और ये वाला जो होता है ये इसके पार्ट को रेफर करता है। ठीक, अब हमने आपसे बोला कि द पीपल ऑफ, मतलब लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहां से, ठीक है, तो द पीपल ऑफ, यहां लिखा है दिस आइलैंड, यहां पे लिखा है रिमोट आइलैंड, यहां लिखा है दिस रिमोट आइलैंड, यहां लिखा है दिस रिमोट आइलैंड आर। ठीक, अब एक चीज थोड़ा नोटिस करने वाली यहां पे बात है, इसको ध्यान से थोड़ा समझना तुम लोग, कि अगर मैं दिस आइलैंड बोलता हूं तो ये जो मैं आइलैंड लिखूंगा, ठीक है, ये कैसा आइलैंड है, इसकी ये तो नाउन है, नाउन के लिए हमको लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव के लिए हमें रिमोट लिखना पड़ेगा, यानी रिमोट मतलब होता है दूरस्थ, यानी दूर की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। और आइलैंड जैसा कि नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर को डिनोट करने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए यहाँ दिस लिखना पड़ेगा। तो ये दिस आइलैंड यहाँ पे लिख दिया, और रिमोट इन्होंने लास्ट में लिख दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे रिमोट आइलैंड लिखा, लेकिन दिस लास्ट में लिख दिया, ये भी गलत हो गया। दिस रिमोट आइलैंड, दिस रिमोट आइलैंड, यहाँ पे क्या है आर, यहाँ पे लिखा है आर। ठीक है, उसके बाद बोले हैं डिप्राइव्ड ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज नीडेड, नीडेड इसेंशियल कमोडिटीज डिप्राइव्ड ऑफ। अब इन दोनों में आपको समझना है कि कौन सा आंसर हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना कि आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ो। द पीपल ऑफ दिस रिमोट आइलैंड आर डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब इस रिमोट आइलैंड के जो लोग हैं वो डिप्राइव मतलब होता है वंचित होना, किस चीज से वंचित हैं, इसेंशियल कमोडिटीज। इसेंशियल कमोडिटीज का मतलब होता है जो किसी भी इंसान के जीवन यापन करने के लिए जो नेसेसरी चीजें होती हैं, बेसिक चीजें होती हैं, उनके बारे में बात कर रहा है, नीडेड टू सर्वाइव। तो कहने का मतलब यह है कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, सी किया है सब लोगों ने, बढ़िया। अगला देखिएगा दोस्त, allies have always come to his rescue in spite of his attempts to defame him। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमसे एंटेनिम बताने के लिए, अगर आपको ना पता हो, एली होता है, एली का अलाइज यहाँ पे लिखा गया है, अलाई अलाइज, तो इसका मतलब होता है सपोर्टर। ठीक है, इसका मतलब सपोर्टर होता है, इसका मतलब फ्रेंड होता है, ये चीज होती है। तो इसका देखो फेलो, अपोजिट पूछ रहा है तो फेलोज नहीं होगा, स्कॉलर नहीं होगा, बडीज नहीं होगा, तो फेलोज हो गया, बडीज हो गया, तो सिनोनिम हो गया, इसका एनिमीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा, ये जो S1 है और ये जो S6 है इन्होंने फिक्स करके दे दिया हमें, और बीच में इन्होंने हमें PQRS दिया है, बोला कि इसको आप अरेंज कर दीजिए। इसको अरेंज करने का तरीका जो सबसे पहले यही है कि आपको S1 तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक चीज ये बोलूंगा, जरा ऑप्शन में आइए, P है, Q है, S है, Q है, यानी S1 के बाद या तो P आ जाए, या तो Q आ जाए, या तो फिर S आ जाए, R नहीं आ सकता, क्योंकि R तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। अब आपको यह समझना है कि P आएगा, Q आएगा, या फिर S आएगा। आप सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि सीवी रमन्स स्टोरी बिगिंस इन अ विलेज नियर तिरुचिरापल्ली, नोन इन हिज डेज एज तिरुचिनोपॉली इन साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में हम बात करें, एक जगह है जिसको हम नोन एज हिज डेज, उनके समय पे चिनोपॉली बोला जाता था, जिसे अब तिरुचिरापल्ली बोला जाता है। उसी के पास एक गांव है जहां पे सीवी रमन जी की जो कहानी है वो शुरू होती है। फिर यहाँ पे कहते हैं व्हेन ही वाज 4 years old, जब वो 4 साल के थे, रमन्स फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम, उनकी फैमिली विशाखापट्टनम चली जाती है। यहाँ कहते हैं ही वाज बॉर्न ऑन 8 November 1888, द सेकंड चाइल्ड ऑफ आर चंद्रशेखरा अय्यर एंड पार्वती अम्मल। और एस में कहते हैं हिज फादर टुक अप अ जॉब देयर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, हिज फादर जो उनके पिताजी थे, उनकी एक नौकरी लग गई वहां पे। अब ये देयर किसके लिए लिखा गया है वो तो पता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये बात है कि जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इस गांव से इनकी जो स्टोरी है वो शुरू होती है, तो उसके पहले जो पेयर बन सकता है वो क्यों का ही बन सकता है। तो हम पहले ये बताएंगे ना कि वो कब पैदा हुए थे, ठीक है, ये हमने बता दिया। और फिर यहाँ पे ये कहता है कि जरा नोटिस करिएगा, जब वो 4 साल के थे तो उनकी जो फैमिली है वो विशाखापट्टनम शिफ्ट कर गई। अब इतना तो पता चल गया कि क्यू के साथ पी का पेयर बनेगा, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है, यहाँ पे आर एस दिया है, यहाँ पे एस आर दिया है। अब यहीं पे थोड़ा सा लड़का कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब उनकी फैमिली विशाखापट्टनम में मूव हुई तो वो कह रहे हैं कि हिज फादर टुक अप अ जॉब देयर। कहां पे उनकी नौकरी लगी, ये देयर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस किस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विशाखापट्टनम को कर रहा है। तो यानी क्यूपी के बाद ये एस पेयर बनाएगा और उसके बाद आर आएगा, यानी क्यूपी एस आर।
आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लास्ट वाला यूपीए सर। हाँ जी, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वालिटेड है। देखो ये तो मैं बहुत बार तुम लोगों को बता चुका हूं, ये क्या है, कोई बता सकता है? ये तो रिपीटेड है, डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, या फिर इतना ही लिख लो, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, तो स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। या हम ऐसे लिख दें, डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना बंद कर देना। अब यहां देखो, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। अब जरा सेंटेंस को ही पढ़ लो, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, तो रेयरली है, रेयरली का मतलब तो स्कार्सली होता है, जिसको हम लोग नॉट ऑफन कहते हैं। ऑलरेडी मतलब जो चीज पहले ही हो चुकी है। एनुअली का मतलब ओवर ईयर होता है, तो नाउ, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है। देखो ये बहुत इजी आया था, द पेशेंट सेज आई एम फाइन। जब आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर ये प्रेजेंट में हो तो कभी भी टेंस चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट को जरूर चेंज करेंगे। ये जो आई है, आई के हिसाब से हम कहाँ चले जाएंगे, ही। तो ही जब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने कहा टेंस नहीं चेंज करना है। अगर ये प्रेजेंट में है तो इसके साथ इज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ही आ गया ना, इज लिखेंगे। बहुत सारे लोग गलती से वाज कर देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो प्रेजेंट में होता है तो टेंस अनचेंज्ड होता है। तो यहाँ पे ये जो वाज है वो गलत हो गया। ही इज फाइन, ही वुड जो लिखा है, विल लिखा है, ये भी गलत हो गया। एक ही चीज हमारी सही हो सकती है, वो भी बी। अगला देखिएगा, द फायर फाइटर्स ट्राइड दियर बेस्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर। अब एक एक चीजों को मैं आपके साथ डील कर लेता हूं। क्वेश्चन ये अच्छा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, या आप कह सकते हो किसी चीज को पोस्टपोन करना, पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज को टाल देना, ठीक है। अब जैसे दोस्त, अगर मैं पुट इन की बात करता हूं तो इसके दो मीनिंग होते हैं, टू प्लेस समथिंग इनसाइड, टू प्लेस समथिंग इनसाइड, यानी किसी चीज को अंदर रखना। अंदर रखने का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं समझाऊं, जैसे सपोज करिए ये कोई क्रीम की ट्यूब है, इसको हमने कहीं ड्रावर में अंदर रख दिया, ठीक है। तो एक चीज तो ये पुट इन का मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है टू इन्वेस्ट एफर्ट, टू इन्वेस्ट एफर्ट और टाइम। जैसे मान लीजिए किसी भी आप काम को कर रहे हो, तो काम को करने के लिए क्या लगता है, समय लगता है, एफर्ट लगता है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, कल को आपकी नौकरी लगेगी, तो आप ये कहना पड़ेगा ना, क्या पड़ेगा, ये सत्य है कि आपने इस नौकरी को पाने के लिए अपना एफर्ट और टाइम दोनों को इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं पुट ऑन की बात करता हूं तो इसके भी दो मीनिंग होते हैं। इसके दो मीनिंग क्या होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है टू वियर, यानी पहनना, ठीक है, और दूसरा मीनिंग इसका होता है टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को शुरू करना। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है क्वेंच करना, ठीक है। तो ये जैसे क्वेंच अ फायर या एक्सटिंग्विश फायर, तो आग को बुझाने की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बाकी चीजें ध्यान रखना, जैसे ही हैज नॉट रिटर्न द मनी, अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ही हैज नॉट फिनिश्ड, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, येट, यानी उसे उसने अभी तक फिनिश नहीं किया है। तो येट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब होता है सो फार, ठीक है, मतलब समथिंग हैज नॉट हैपेंड। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समथिंग हैज नॉट हैपेंड, मतलब जो अभी तक घटित नहीं हुआ है। तो यहां पे देखो क्या क्या चीजें दी गई है। अगर हम स्टिल की बात करते हैं तो ये किसी चीज के कंटिन्यूटी को लेकर के सरप्राइज दिखाता है। जैसे मैंने बोला ही इज स्टिल वेटिंग फॉर हर, वह अभी भी उसका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज की कंटिन्यूटी की सरप्राइज शो करते हैं तो स्टिल लगाते हैं। देखो टू क्या होता है ना, टू एक तो ऑल्सो के सेंस में लगता है, ये तुम लोगों को पता होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है, ये नेगेटिव सेंस में लगता है। जैसे मैंने कहा इट इज टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है, यानी इतनी ठंड है जितनी नहीं होनी चाहिए, इंसान ठिठुर रहा है, मर रहा है, ठीक है, ये चीज। और ओनली तो हम यूज करते हैं एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, सिर्फ, जैसे ओनली राम कैन डू दिस वर्क, ये चीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, येट, यानी द ही हैज नॉट येट रिटर्न द मनी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पैसिव वॉइस पूछ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में हमें पता है सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है। तो इसको पैसिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट
वाज या वर के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख देते हैं, ये पैसिव वॉइस बन जाता है। बस हमें ध्यान ये देना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। तो हम यहाँ पे हैव को काट देंगे, आर को काट देंगे, यहाँ वर के साथ सीधा थर्ड फॉर्म लगानी है, बीइंग थोड़ी लगाना है, तो करेक्ट। यार बड़ा हल्का पेपर था, मतलब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर इतना ईजी था कि वो अगर कोई लड़का ये बोले कि वो 40 में 40 सही करके आया तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। हाँ, एक आध क्वेश्चन में उसकी गलती हो सकती है, अभी मैं आगे बताऊंगा वो कौन सा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बेहतर है, वो आपको समझना पड़ता है। रिसर्च इन सोशल साइंसेज इज प्लेट नाउअडेज ऑन ग्लूमी डेफिनेशंस एंड मेजरमेंट्स। इसका आंसर कोई मुझे बताएगा? सर सेट के एंड में बताना कि कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे इस सेट में। ये अरे यार ये क्या मतलब है कितने सही होने चाहिए थे? रिसर्च जितना तुम कर सकते हो उतना बेटर है ना। इससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको आता है वो वही कर पाओगे आप ना। खैर चलो मैं डिस्कस कर लूंगा। रिसर्च इन सोशल साइंसेस इन प्लेग्ड नाउअडेज ऑन ग्लूमी डेफिनेशंस, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने कहा ही वाज प्लेग्ड, ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, और यहां पे मैं लिख देता हूं इलनेस, ठीक है। ऑप्शन यहीं से उठा लेते हैं हम सभी लोग। जैसे मैंने एक ऑन टू का ले लिया, बाई का ले लिया, अमिड ले लिया, और यहां पे हमने ड्यूरिंग ले लिया। ये मैंने चार चीजें आपको दे दी। अब मुझे आप बता दो कि यहां पे हम क्या फिल कर सकते हैं। अगर ये वाला आप कर लोगे तो वो वाला भी आप कर लोगे इजिली। क्या बता रहे हो आप? बाई, ठीक है, हाँ सही है। देखो अब आप लोगों को ना इसमें समझाने की खैर कोई जरूरत है नहीं। जैसे अमिड का यूज हम कहां पे करते हैं? बीइंग इन द मिडिल ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर हमें कोई चीज बताना है इन द मिडिल ऑफ समथिंग, कोई चीज किसी चीज के बीच में है, उसके लिए। अच्छा, ये जो ड्यूरिंग होता है ना, ये टाइम के रेफरेंस में हम बात करते हैं, है ना। और जो ऑन टू होता है इसका पोजीशन के रेफरेंस में बात करते हैं। बाई का यूज हम कॉज या सोर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है कि ही वॉज प्लेग्ड। प्लेग्ड का मतलब होता है ट्रबल्ड, बर्डेंड, लिखना हो यहां पे लिख लीजिएगा ट्रबल्ड, या फिर हम लिख सकते हैं बर्डन, है ना। तो किसकी वजह से? इलनेस के द्वारा। तो उसके पीछे क्या कॉज था? इलनेस थी, बीमारी थी। तो कॉज या सोर्स के लिए बाई का यूज करते हैं, तो दैट्स वाई यहां पे जो आपका हो जाएगा बाई। अगला देखिएगा, कहते हैं इट्स फनी हाउ एवरी टाइम ही फेल्स टू अप्लाई द एंड द ग्लास। अब बात हो रही इट्स फनी हाउ एवरी टाइम ही फेल्स टू अप्लाई एंड द ग्लास। अब ग्लास की बात करें तो ग्लास के लिए हम किस ब्रेक का यूज करेंगे? हम करेंगे BRE के, क्योंकि ये टूटने वाले, ठीक है। तो यहां पे ये ब्रेक दिया हुआ है जो कि गाड़ी या व्हीकल वगैरह में लगते हैं। ये तो गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक्स, यहाँ पे ब्रेक्स, ये भी गलत हो गया। ये वाला ब्रेक होगा यहाँ पे, ये वाला ब्रेक होगा यहाँ पे, यानी तीसरा। हाँ जी, यहाँ पे कह रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। चलिए कर करके देख लेते हैं सारा, ठीक है। और अगर इस तरीके के पेपर CGL मेंस में आ गया तो फिर तो आप लोगों की बल्ले बल्ले हो ही जानी है। पहले तो ये देखिएगा, ये जो इंस्टिंक्चुअल लिखा हुआ है और ये इनिशिएटिव लिखा हुआ है, इंट्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्त इंट्यूशन की बात कर लूं और मैं आपसे, ये जो इंस्टिंक्ट से बना हुआ इंस्टिंक्चुअल, ये जो दोनों चीजें नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है? सिनोनिम है। इनको आप सिनोनिम कंसीडर कर लीजिए। इनका मतलब क्या होता है? हैपनिंग नेचुरली, जो चीज नेचुरली होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं इनिशिएटिव बना है, इनिशिएट से मतलब किसी चीज को स्टार्ट करने से होता है। इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसकी भी सही है, इसकी भी सही है। इन्होंने गड़बड़ी कर दी थी इंपल्सिव में। इंपल्सिव में ये लिख लीजिएगा IMPULSIVE, और इंपल्सिव का मतलब होता है डन विदाउट फोरथॉट, या ऐसे लिख लीजिए डन विदाउट थिंकिंग, ठीक है। बिना किसी चीज को सोचे समझे कर देना, ये चीज होता है इंपल्सिव, जिसको हम लोग वो नहीं बोलते हैस्टी, इम्पेटुअस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपल्सिव वो बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो इम्पेटुअस को ध्यान रखिएगा, TUOUS, ठीक है। और हैस्टी, हैस्टी मतलब होता है जल्दबाजी में किसी चीज को करना, बिना सोचे समझे किसी चीज को कर देना, ठीक है, ये चीज। अगला देखिएगा, हिज फैमिली लिव्स
माहू इन मध्य प्रदेश। अच्छा, बाई है, ऑफ है, एट है और ऑन है। देखिए ऑन का बेसिकली जो हम यूज करते हैं डेज या डेट वगैरह के लिए करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। या फिर जैसे हमें किसी चीज को बताना है, कोई चीज बिल्कुल सरफेस पे रखी है, उसके लिए भी यूज करते हैं, है ना। जैसे हम लोग बताते हैं बिल्डिंग को रेफरेंस में ऑन फ्लोर, इन सब चीजों के लिए भी कर देते हैं हम सभी लोग, ठीक है। और ये जो ऑफ होता है ये रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। बाई का यूज हम करते हैं कॉज के लिए, सोर्स के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, ओरिजिन के लिए, इनके लिए यूज करते हैं। एट का यूज जो होता है अगर हम बात कर रहे हो किसी स्पेसिफिक प्लेस की, स्पेसिफिक लोकेशन की, स्पेसिफिक स्पॉट की, स्पेसिफिक टाइम या प्लेस की, उसके लिए एट का यूज किया जाता है। जबकि ये स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहा है तो इसके लिए हम एट यूज कर लेंगे। अच्छा जी, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है। ये कह रहे हैं कि अ फ्यू ऑफ द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट, फाइंड आउट द सेंटेंस विद करेक्टली स्पेलिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अच्छा दोस्त, यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। जब इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे तो ये बात नहीं है कि तुम इसको लगा नहीं सकते हो, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि तुम्हारे सामने इतने बड़े बड़े चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तुम इसको टैकल कैसे करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि जो हम तुरंत कर लें। क्या इसके लिए हमें पूरा सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत है? नहीं, इसके लिए हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो तुम्हें सबसे कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या लग रहा है। तुम देखोगे तो तुम्हें सबसे कॉम्प्लेक्स वर्ड यही लग रहा होगा, ठीक है, विम्सिकल। और ऐसे वर्ड में इनके एरर देने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये एक ऐसा वर्ड है जिसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत रेयर आता है, ये तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला वर्ड है और यूजुअली स्टूडेंट को इसके बारे में पता होता है। तो अगर हम विम्सिकल की बात करते हैं तो WHIM, ठीक है, SICAL, तो ये वाली जो स्पेलिंग है ये इसकी सही है। अगर इस वाली स्पेलिंग की बात करें ये भी सही है। इसमें देखा जाए तो ये वाली भी स्पेलिंग इन्होंने क्या कर दी है, इसकी सही दे दी है विम्सिकल की। ये वाला एक गलत दे दिया, तो चौथे वाले को हमने यहां से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक काम और कर लेते हैं कि नो वन कैन सीक एक्सप्लेनेशन। देख लो, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इन्होंने तीनों में इसको सही कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एब्सर्ड की बात करते हैं तो एब्सर्ड इसमें भी सही है। एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड में दोस्त डबल टी होता है, यहाँ पे एक सिंगल टी दे दिया, चलो ये एलिमिनेट हुआ। और यहाँ पे एटीट्यूड, यहाँ पे एटीट्यूड सही है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे टूवर्ड्स और अदर्स, यानी एक चीज हम लोग कहीं पे मिस कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में, जो कि गड़बड़ होनी चाहिए। बाई नेचर, यहाँ पे नेचर की स्पेलिंग देखो, ये ई लगता है, यहाँ पे नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने कितने वर्ड्स के साथ खेला है, एक तो विम्सिकल के साथ, दूसरा नेचर के साथ, यानी दो वर्ड, और कोई एक वर्ड तुमको दिख रहा है, एक एटीट्यूड के साथ, यानी टोटल इसमें तीन वर्ड्स को लेकर के एरर दिया गया था। अब इनके पूछने का तरीका क्या होता है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ एक वर्ड को लेकर के देते हैं, कोई मतलब पर्टिकुलर एक वर्ड दे देंगे जिसमें तीन सही कर, मतलब तीन गलत कर देंगे, एक सही कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दो वर्ड्स होते हैं या तीन वर्ड्स होते हैं, और कभी कभी चार वर्ड्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर अगर दो या तीन या चार वर्ड्स होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यानी एक एक करके वर्ड्स पे हमें शिफ्ट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसमें तीसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, तीसरा, तीसरा ये सही है इसमें। ही विल से दैट ही इज ओके। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ। ही विल से आई एम ओके, क्योंकि देखो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम लोगों को, ये जो तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी प्रेजेंट में हो या फिर तुम्हारा फ्यूचर में हो, ठीक है, दोनों बातें, हमने उस टाइम प्रेजेंट की बात की थी, फ्यूचर की बात नहीं की थी, तो अभी दोनों सुन लो। अगर तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो जो टेंस होता है वो अनचेंज्ड होता है, ठीक है, टेंस नहीं बदलोगे। जैसे प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखो उसे, ठीक है। तो ही विल से दैट ही इज ओके। अब कह रहा है कि ही, अब ये उड कर दिया, ये तो गलत हो गया, ही विल से, ही विल से, ही विल से। अब कह रहा है आई वाज, ये तो टेंस बदल दिया, गलत हो गया। आई एम ऑलवेज ओके या आई एम ओके, ऑलवेज कहां से आ गया, हमने तो यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है उसी की मीनिंग को हमें कन्वे करना है, वो अलग नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब ये दोनों में अलग नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, हाँ जी सही है। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन में आप अपना दिमाग लगा पाते हो क्या। ये थोड़ा तो कंफ्यूजिंग था, मतलब आपने जो सीधे सीधे लगाते हो ना, आप उस तरीके से इसको नहीं लगा सकते। नहीं बना?
चलो मैं तुम्हें समझाता हूं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। बी ए, ठीक है। खैर देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और अगर तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती है तो मैं तो यही बोलूंगा इसको स्किप कर देना, ठीक है। तो कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, ठीक है। चलो मैं समझाता हूं तुमको इस चीज को, शायद तुम सभी लोग गलत हो। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सेंटेंस में कहता आई, हर चीज को मैं तुम्हें लॉजिकली टेक्निकली समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा समझना। आई रिमेंबर, मुझे याद है, जो मेरी माँ है, टेकिंग मी, ठीक है, टू द स्टेडियम, मुझे स्टेडियम लेकर के जाती थी, ठीक है, जाती है। आप अगर एक चीज नोटिस करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती क्या करी, जिन्होंने यहाँ पे बी किया, ठीक है, या जिन्होंने यहाँ पे ये कर दिया, तो ये बनाना हमें है पैसिव वॉइस। तो तुम एक चीज थोड़ा सा नोटिस करो ना, यहाँ पे ये जो रिमेंबर है, रिमेंबर, चलो समझो पहले इस बात को। जैसे जब तुम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो, तो तुम्हें ना, किसी से भी तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें सर लोगों ने एक चीज बताई होगी कि देखो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब और हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। वो बताते होंगे कि ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये जो वर्ब होती है इसकी तीसरी फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ये सबको पता होगा। लेकिन तुमने एक चीज कभी नोटिस किया है क्या? नोटिस ये करने वाली बात मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा बगल हट जाऊं, तुम लोग देखते भी रहो। नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये थी कि ये जो तुम्हारी वर्ब होनी चाहिए यहाँ पे, ये कैसी वर्ब होनी चाहिए? एक्शन वर्ब होनी चाहिए। एक्शन वर्ब होने का मतलब ये हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, यानी ऐसा कोई वर्ब हो जो एक्शन वर्ब हो और इसके बाद ऑब्जेक्ट आए। क्योंकि बाबा एक बात बताओ, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल होगा? नहीं ना, क्योंकि देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि कोई सेंटेंस हमने लिखा है, इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मतलब ये पक्की सी बात है, ये कैसा वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तभी तो अपने पास ऑब्जेक्ट ले रहा है। अब तुम एक चीज नोटिस कर लो, अगर मैं रिमेंबर की बात करता हूं, ठीक है, तो रिमेंबर एक मेंटल एक्टिविटी बताता है। मेंटल एक्टिविटी यानी किसी चीज को, जैसे हम थिंकिंग की बात करते हैं, सोचने की बात करते हैं, किसी चीज को रिकॉल करने की बात करते हैं, किसी चीज को याद करने की बात करते हैं, तो मुझे बताओ, रिकॉल करना, थिंक करना, किसी चीज को रिमेंबर करना, क्या ये कोई एक्शन है क्या? ये तो एक मेंटल प्रोसेस है दादा। जब कोई चीज मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्टिविटी है, तो इसको थोड़ी बदल दोगे तुम पैसिव में। पैसिव बदलने के लिए जो वर्ब होनी चाहिए वो तो एक्शन को रिप्रेजेंट करे तब ना। तो जब वो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो एक तो तुम जो रिमेंबर्ड बना दिए, जो रिमेंबर्ड बना दिए, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। अब दूसरी चीज समझो, यहां पे आई रिमेंबर की कहानी थोड़ा हटाओ बगल में, अगर पढ़ो माई मदर टेकिंग मी, ठीक है, हमें पता है कि यहां पे जो डूअर है इसकी मम्मी है और जो इसका रिसीवर है वो इसका बेटा है, रेसिपिएंट। तो हमें पता है कि ये जो रिसीवर होता है, जो रेसिपिएंट होता है, इसको हम इधर खींच लेते हैं, और ये जो टेकिंग है, कोई हेल्पिंग वर्ब दिया है? नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जिरेंट फॉर्म में लिखी गई है, पार्टिसिपल फॉर्म में लिखी गई है। तो इसके लिए हम बींग, जब कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम बींग लगा देंगे और यहाँ पे टेकन कर देंगे। तो ये आई रिमेंबर यहां तो हम लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव करेंगे नहीं। ये जो टेकिंग था इसको हमने बींग टेकन कर दिया, ठीक है, कहां पे? स्टेडियम में। अब यहाँ पे ये जो डूअर थी, ठीक है, परफॉर्मर थी, अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा एजेंट होता है, जो डूअर होता है पैसिव वॉइस में, उसको बाय के बाद लिखते हैं। तो ये जो माई मदर है इसको बाय के बाद लिख देंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। पहले बताओ बात समझ में आई? पहले बता दो बात क्लियर है तुम लोगों को, समझ में आया? कि पहली बात तो यही समझने वाली बात थी कि रिमेंबर को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि रिमेंबर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है, ये एक्शन को रेफर नहीं करता है, ये एक मेंटल प्रोसेस, एक मेंटल एक्टिविटी है, उसको बाबा नहीं बदलेंगे। उसको हम, जो लोग यहाँ पे रिमेंबर्ड या रिमेंबर्ड में कंफ्यूजन था, वो तो तुम्हारा सीधे सीधे गलत हो गया। तुमने क्या देखा, तुमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म उसको समझ ली कंसीडर करके, और तुमने इस तरीके से कर दिया और तुमको यहाँ पे उसने फंसा दिया, ठीक है। तुम्हें हमेशा इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय डूअर कौन है, यानी परफॉर्मर कौन है, और वो जो एक्शन कर रहा है, मतलब ये इसकी मम्मी डूअर है और इसकी मम्मी जो एक्शन कर रही है उसका रिसीवर कौन है। तुम्हें हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाते समय तीन बातों का ध्यान देना है, डूअर यानी परफॉर्मर का, वो जो एक्शन परफॉर्म कर रही है उसका, और उस एक्शन का जो रेसिपिएंट है उसका। इन्हीं तीन के बीच में ये कहानी पूरी की पूरी एक्टिव से पैसिव की घूमती है, जो तुम लोगों को पता भी होनी चाहिए और पता भी है
है ना। तो फिर हम इसी को लेकर के बनाएंगे ना, तो ये समझ के चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिंगी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट, क्लियर है ना, अब डिंगी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, सर ये वाला हमसे छूट गया, ये आया था। देखो डिंगी के दो मतलब होते हैं, इसमें इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। एक डर्टी होता है, एक सॉइल्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गंदगी, ठीक है। एक तो ये चीज होती है। इसकी दूसरी भी मीनिंग होती है। अगर हम किसी भी चीज को बोल रहे हैं कोई चीज डल एंड अनइंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसके लिए भी यूज किया जाता है डल एंड अनइंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए आप कोई परफॉर्मेंस देख रहे हो, कोई क्लास देख रहे हो, और उस क्लास में आपको मजा नहीं आ रहा, उस परफॉर्मेंस में आपको मजा नहीं आ रहा, उस मूवी में आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर चलो यहां से निकलते हैं यार, बहुत ही ना टीडियस है, ठीक है, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही डल है, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। तो हम जो डिंगी वर्ड होता है, हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज करते हैं, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे कोई क्लास हो, चाहे कोई परफॉर्मेंस हो। आप अगर आप कह रहे हो ये टीडियस है, बोरिंग है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है, उसके लिए भी। अगर कोई चीज से बहुत मिट्टी बैठ गई है, गंदा हो गया है ना, फेडेड हो गया है, डिस्कलर हो गया है, उसके लिए भी इसका यूज करते हैं, जिसको हमने डर्टी बोला, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम दूसरे वाले कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ड्रियरी हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछा गया था। अगर आप मेरे वोकैबुलरी की क्लासेस देखते हैं तो मैंने 1000 बार ये चीज को कहा है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी 2 या 3 मीनिंग कन्वे की जाती है तो उसको किस तरीके से समझना, और मैंने हर बार समझाया है अपनी हर क्लासेस में। मैं इस तरह के शब्द को बहुत फोकस करता हूं और बताता भी हूं आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे जो हमने ड्रियरी लिया है ना, ड्रियरी जो कॉन्टेक्स्ट लिया है, डर्टी के सेंस में नहीं लिया है, इसके सेंस में लिया, डल या बोरिंग के सेंस में लिया है, ठीक है। स्टेराइल जो होता है वो जर्म फ्री होता है, यानी इसको डिसइंफेक्टेड कहते हैं, इन्फेक्टेड यानी जर्म फ्री, कीटाणु फ्री मतलब, ठीक है। ब्राइट और प्योर होगा नहीं यहां पे, समझ गए। चलो अब देखो यहां लिखा है हक्सली वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा हम लोगों ने आप लोग सब लोग 11th तो पढ़े होंगे, 11th में आपको याद है लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ठीक है, मतलब डार्विन थ्योरम, लैमार्क थ्योरम, ये साथ में पढ़ाया गया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक तरीके से सपोर्टर, ठीक है। अब ये किस चीज को लेकर के सपोर्टर की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा कोई आइडिया है या मेरा कोई थ्योरी है, आप उस आइडिया या थ्योरी को सपोर्ट करते हो। मेरा कोई ओपिनियन है, कोई बिलीफ है, कोई विचार है, ठीक है, या मैंने कहा कोई आइडिया है, कोई मेरी थ्योरी है, आप मेरे आइडिया को, मेरे थ्योरी को आप क्या करते हो, सपोर्ट करते हो। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सपोर्टर, ठीक है, ये चीज होती है। अब अगर हम इसको सपोर्टर बोल रहे हैं तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, क्या टर्मिनेट हो सकता है, नहीं। टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज को एंड करना, सीज मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना, कंक्लूड मतलब वही होता है निष्कर्ष निकालना, तो हम इसको एंड या फिनिश भी बोल सकते हैं। हम इसको सिनोनिम बोल सकते हैं इन दोनों को, टर्मिनेट को और कंक्लूड को, ये प्रोपोनेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सपोर्टर बोलते हैं या एडवोकेट बोलते हैं, ठीक है। एडवोकेट मतलब भी होता है सपोर्ट करने वाला, वकालत करने वाला, आपका पक्ष लेने वाला। अगला देखिएगा, ही ऑलवेज सेज टू मी आई एम पर्टर्ब्ड। अरे यार इस बार ना तुमने नोटिस ये चीज किया है, जितने भी मैक्सिमम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए हैं इन्होंने यही वाला दिया है, यानी जहां पे हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि ये इतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते थे। ये इस बार सीएचएसएल 2024 मेंस में हुआ है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिया है। तो इसमें बस ये समझना है हमको कि इसकी जो टेंस है वो बदलती नहीं है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही, और ही के अनुसार इज, ठीक है। ही इज पर्टअप, यहाँ गोइंग कहां से आ गया, यहाँ पे ही इज पर्टअप्ड बाई, चेंज कहां से आ गया, ठीक है, सब गलत है। करेक्ट आंसर है चौथा। हाँ जी, बस अब आ जाते हैं इन सारी चीजों के ऊपर। मतलब आप अगर क्लोज टेस्ट को देखो ना, आपको हंसी आएगी एक चीज को लेकर के, और क्या चीज को लेकर के हंसी आएगी मैं वो आपको बताता हूं। ये मतलब पहले ना मैंने इसको 2 बार ना चेक किया, मैंने जो पीडीएफ थी इन लोगों की आंसर की आउट हुई थी, तो मुझे लगा कि यार इसमें शायद मैंने गलती से इसको कर लिया है। अगर स्टिल मेरी अभी भी गलती है तो आप बताना। यहां पे एक चीज देखना, एंड डबल इजी ऑफ someone during rapid eye movement sleep looks almost the same as the easy of a person in the waking state although one is still asleep and body is still immobile, ठीक है। ये देखो अब फिर यहां जरा पढ़ो, यहां से लेकर के
ये पूरा, ठीक है। अब फिर यहां से लेके ये पूरा। तुम्हें नहीं लग रहा कि ऊपर वाले को इन्होंने रिपीट कर दिया है पूरा का पूरा? अब जब लड़का, मैं बार बार ये कहता हूं कि रीड द पैसेज केयरफुली। अब एक लड़का पैसेज ऊपर से पढ़ता आया, यहां से पढ़ा और पूरा कहां तक पढ़ा इसने? यहां तक पढ़ा, ठीक है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसको यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सेम चीज लिख दिया। समवन, हमसे पूछ रहे हैं कि इजी ऑफ अ पर्सन इन द, अब यहां पड़ेगा इजी ऑफ अ पर्सन इन द वेकिंग स्टेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तीसरे में यहां पे वेकिंग हो जाएगा, ठीक है। चौथे में देखो स्टिल के बाद क्या है? इमोबाइल हो जाएगा। उसको तो ना कुछ समझने की जरूरत है ना कुछ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और लास्ट तक पूरा सुने। तो इसी वजह से अगर लड़के ने तीसरे वाले ऑप्शन में आया होगा वो, ठीक है, कहां पे है? ये तीसरा वाला ऑप्शन। तो तीसरा वाले ऑप्शन को उसने यहीं से उस लड़के ने समझ लिया होगा, ठीक है। और चौथे वाले को भी पर्सन इन द, यहां पे उसने वेकिंग स्टेट कर दिया होगा, यहां से ले लिया होगा अगर उसने थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाया होगा। और चौथे वाले में आकर के उसने क्या कर दिया होगा? ये मोबाइल कर दिया होगा। ये दो तो उसके तुरंत बन गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पहले और दूसरे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहले वाले में क्या कहता है कि ड्यूरिंग एक्टिव स्लीप द बॉडी इज स्टिल, द ब्रेन इज एक्टिव। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्टिव स्लीप द बॉडी इज स्टिल, मतलब आपकी बॉडी क्या होती है? स्थिर है। यहाँ पे स्टिल का मतलब स्टडी से है, ठीक है। स्टडी का मतलब लाइक एकदम स्थिर, मोशनलेस, क्योंकि आप सोते हो तो इधर उधर इधर उधर थोड़ी करते हो, एकदम शांत सोते हो। लेकिन आपका जो ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है। बट क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन बता रहे हैं ना, दो अपोजिट चीजों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखो, सेकेंड में था द आईज डार्ट बैक एंड फोर्थ बिहाइंड क्लोज लिड्स, ठीक है। मतलब ये जब आप अपनी ऐसे पलकें बंद कर लेते हो ना तो आपकी जो अंदर है वो घूमती रहती है इधर उधर, ठीक है। जो आपका ब्लड प्रेशर है एंड द ब्रीदिंग पैटर्न स्पीड्स अप, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो स्पीड अप हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि दोस्त ध्यान रखना ये एंड है, एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। यहां अगर हम स्पीड अप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इंक्रीज से ही रिलेटेड चीजें होंगी। और हमारे पास ऑप्शन में दूसरा है, ये खत्म हो गया। ये इतना ईजी दिया गया था, ठीक है। तो अगर इसमें किसी ने गलती किया होगा तो उसको रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। मैं आपको पढ़ने का क्या ही टाइम दूं, मैं करवा देता हूं, ठीक है। हम लोग अपने बैच के अंदर आएंगे तो बैच के अंदर मैं आपको मौका दूंगा सब कुछ पढ़ने लिखने का। लेकिन अभी तो मुझे ही कराने दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको कम टाइम के अंदर खत्म कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं है ये। कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग इंक्रोज्ड। अब जैसा कि यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये जो रेसिडेंशियल एरिया के एक्सपेंशन और जो हमारी आबादी है इसके बढ़ने का जो परिणाम हुआ है वो ये हुआ है कि जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं उनको क्या कर लिया गया है? इंक्रोच कर लिया गया है, यानी अतिक्रमण कर लिया गया है। मतलब ये है कि पहले सपोज करिए 1 करोड़ लोग रहते थे तो 1 करोड़ लोगों को भाई रहने की कम जगह चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे अरबों खरबों लोग रहने लगे हैं तो वो लोगों को जगह तो बची नहीं है। तो कहाँ जा रहे हैं? जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो जंगल को काट रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑल, इवन द वाइल्ड लाइफ इज अंडर एक्सट्रीम थ्रेट। अच्छा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में कोई घुस है आपके लिए खतरा होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई अननोन हो तो, अगर उसी तरीके से आप जिनका घर है जंगल, जो जानवर रहते हैं वहां पे, अगर आप उनके घर में घुस जाओगे तो उनके लिए खतरा है, बिल्कुल है। तो एज आर फौना इज फेसिंग अ डर्थ ऑफ एडिक्वेट शेल्टर इन फॉरेस्ट। अब कह रहा है कि ये जो ना हमारे जीव जंतु हैं जो जंगलों में, मतलब उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि आश्रय नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त आश्रय नहीं मिल पा रहा है। दे आर हेडिंग टूवर्ड्स टाउन्स एंड हेंस गेट किल्ड बाई हंटर्स। तो जाहिर सी बात है वो किस तरफ भाग रहे हैं? शहर की तरफ भाग रहे हैं। अरे भाई, जब जंगल में आप घुस जाएंगे तो बेचारे वहां से निकल के कहीं तो कहीं भागेंगे। अब जब भागेंगे तो उनको थोड़ी कि हमें शहर ही जाना है। वो जिस तरफ भाग रहे हैं उनको शहर ही मिल रहा है, क्योंकि हर तरफ तो शहर गांव बस गया है और वो हंटर्स के द्वारा मार दिए जा रहे हैं बेचारे। Consequently, many animal species have either become extinct or are on verge of extinction। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसी प्रजातियां हैं जो या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पे खड़ी हैं। द ब्लैक बक इज ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड एंड फाउंड ओनली इन 2 कंट्रीज। और अगर हम ब्लैक बक की बात करें तो ये भी खतरे में है, ठीक है। और ये सिर्फ 2 कंट्रीज में आपको मिलेंगे, एक नेपाल में मिलेगा और इंडिया में मिलेगा, और ब्लैक बक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है।
इन इंडिया दिस एंटीलोप इज फाउंड इन मेनी नेशनल पार्क्स लाइक, अब यहां बता भी रहा है कि इंडिया के अंदर ना जो ये एंटीलोप है, एंटीलोप का मतलब मृग होता है, ठीक है, यानी एंटीलोप का मतलब मृग, मृग हिंदी में कहते हैं, ये बहुत सारे नेशनल पार्क्स में पाया जाता है, जैसे ये हो गया गिंडी, पॉइंट, कैलिमियर, वेलांडू सेंचुरीज ऑफ तमिलनाडु, रोलापाडू ऑफ आंध्र प्रदेश, फ्यू पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा। आगे कहते हैं एज फार एज दियर हैबिटेट इज कंसर्न्ड दे लिव इन ओपन ग्रासलैंड्स, ड्राई एरियाज ऑफ थिनी पॉपुलेटेड एरियाज एंड नियर वाटर रिसोर्सेज। कह रहा है कि उनकी जो हैबिटेट है ना, मतलब जो उनका निवास स्थान है एक तरीके से, मतलब जहां तक उनके, ऐसे कह सकते हैं, जहां तक उनके हैबिटेट या रहने या आवास का सवाल है, तो वो कहां पे रहते हैं, दे लिव इन ओपन ग्रासलैंड्स, मतलब खुले जो मैदान होते हैं ना वहां पे रहते हैं, ड्राई एरियाज, थिनी पॉपुलेटेड एरियाज, मतलब ऐसे एरिया जो थिनली पॉपुलेटेड, मतलब कम आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे रहते हैं, ड्राई एरियाज में रहते हैं, नियर वाटर रिसोर्सेज, और जहां पे वाटर रिसोर्सेज होती हैं उनके पास। दे लिव इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड कोस्टल एरियाज बिकॉज दे कांट सस्टेन कोल्ड क्लाइमेट। कह रहे कि वो लोग राजस्थान के डेजर्ट एरियाज में रहते हैं और कोस्टल एरियाज में, क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर सस्टेन नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग को पता है जो राजस्थान है वहां पे गर्म एरिया है, तो इसकी वजह से वो वहां पे रहते हैं। दे आर द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट। अगर हम बात करें इस प्लेनेट की तो फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स हैं। फर्दर दिस एनिमल इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे, ये दिन के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बट स्लोज डाउन इन द एक्टिविटीज आफ्टर मिड डे, लेकिन दोपहर के बाद इनकी जो एक्टिविटीज है वो धीमी हो जाती है। दे आर सोशल बींग्स हेंस दे मूव विद दियर हर्ड्स, ये इनको सोशल एनिमल माना जाता है, इसलिए झुंड में रहते हैं, और इनकी झुंड में कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 23 लोग रहते हैं। दे कोहैबिट ट्वाइस इन ए ईयर एंड गिव बर्थ ट्वाइस इन ए ईयर, मतलब अगर हम कोहैबिट यानी सहवास यानी सेक्सुअल रिलेशन की बात करें तो ये साल में 2 बार करते हैं और 2 बार बच्चों को जन्म देते हैं। अच्छा दोस्त, पता है बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैसेज पढ़ लो, फिर पैसेज पढ़ के फिर, मेरा ये मानना है ना, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है जिसमें आप अपने आप कंफर्टेबल समझे, मेरे हिसाब से अगर एक बार आप पैसेज पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती, जैसा कि अभी आपको दिख जाएगा। आगे कहते हैं प्रायर टू इंडिपेंडेंस दिस एंटीलोप वाज एक्सटेंसिवली हंटेड व्हिच अफेक्टेड देयर पॉपुलेशन सो मच दैट दिस स्पीसीज हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ एक्सटेंशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आजादी से पहले ये हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रायर टू इंडिपेंडेंस यानी आजादी के पहले ये जो मृग थे ये एक्सटेंसिवली हंटेड, इनका बहुत ही व्यापक रूप से शिकार किया जाता था, जो कि प्रभावित किया इनकी आबादी को बहुत ज्यादा, और ये इस हद तक हुआ कि इनकी जो प्रजातियां थी ना वो लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पोचर्स किल देम मेनली फॉर मटेरियल गेन, और जो शिकारी थे इनको इसलिए मार देते थे मटेरियल गेन के लिए। मटेरियल गेन इज रिलेटेड टू वेल्थ, पैसे के लिए, ठीक है। इट्स स्किन हैज एन इनॉर्मस वैल्यू इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर जो इनकी स्किन थी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस स्पीसीज द IUCN हैज डिक्लेयर्ड दिस स्पीसीज नियरली थ्रेटेंड। अच्छा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना जो IUCN है उसने घोषित कर दिया इस चीज को लेकर कि ये प्रजाति खतरे में है, ठीक है, ये खत्म हो सकती है। हेंस अंडर शेड्यूल्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 न्यूमरस स्टर्न मेजर्स हैव बीन टेकन, बहुत सारे मेजर्स लिए गए, बहुत सारे मतलब इनिशिएटिव लिए गए टू स्पेसिफाई अ फ्यू। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वेलवदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, नेशनल चंबल सेंचुरी एटसेट्रा। डिस्पाइट दिस एक्ट्स hunting is adversely affecting our wildlife. There are some solutions to this problem. अब कह रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेकर के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, बट द बेस्ट वन इज टू बॉयकॉट द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम इंडेंजर्ड स्पीसीज एट एन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे वो जो प्रोडक्ट्स इनसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले तो इनका बहिष्कार करना। दिस सीम्स टू बी इफेक्टिव बट विल इट प्रिवेंट एनिमल हंटिंग, दैट्स द क्वेश्चन। अब देखो दोस्त, हमने इस पूरी बात को समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ सलाह देना चाहूंगा। जब आप इस तरीके के पैसेज पढ़ें और कुछ भी आपको अगर फैक्चुअल स्टेटमेंट दिखता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ सेंचुरी के नाम बताए गए जो कि किस किस स्टेट में या किस किस जगह पर, सिटी में हैं, उनके बारे में बात की गई, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और जब इनको आप पढ़ें तो ध्यान से हर चीज को पढ़ा करिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम भी पूछा जाता है।
कॉन्टेक्स्ट वाइज, जो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द ब्लैक बक इज किल्ड बिकॉज ऑफ हंटर्स। जैसा हमने पढ़ा था, ये क्यों इनका शिकार करते थे, अपने मटेरियल गेन के लिए इनका शिकार करते थे। ब्लैक बक से पता नहीं क्या क्या अभी तो आप देख रहे हैं देश में चल रहा है। व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द पैसेज, ठीक है। अगर पैसेज में हम ऑथर्स के टोन की बात करें तो जाहिर सी बात है यार, ये तो बहुत, देखिए मानिए चाहे मत मानिए, बहुत बड़ी नीचता है इंसानों की, हम सब की, कि हम लोग जंगलों में घुसते जा रहे हैं, उनकी जगह को, उनके स्थान को हम लोग अपनी चीज़ों को बनाते जा रहे हैं और उनको मारते जा रहे हैं। और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इकोसिस्टम हम सबसे है, हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है इस धरती को जीवंत रखने के लिए सबका इक्वल है। तुम ही जियोगे, बाकी को मार दोगे तो तुम भी मरी जाओगे एक समय पे, ठीक है। तो ये एक कंसर्न मुद्दा है, वरिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसर्न, ये जो टोन है। What is the theme of this passage? Endangered species, forest and their uses, overpollution, land encroachment। हम बात कर रहे हैं ये जो प्रजातियां खतरे में हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी थीम है। Choose the word which closely means adversely। देखो दोस्तों, वहां पे adversely वर्ड आया था ना, तो यहाँ पे जो adversely है इसका मतलब है harmful। वहां पे लिखा था ना adversely affecting, ऐसे करके कुछ आया था, तो मतलब उसका जो प्रभाव है वो बुरा प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है। तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे वो डेट्रीमेंटल का यूज करेंगे, ठीक है। डेट्रीमेंटल। बाकी जो चीजें हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे स्कार्सली, ये तो तुम्हें ऑलरेडी खैर पता होगा। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, एंजाइटी होता है, वरी होता है, किसी चीज को लेकर चिंता करना। डिग्रेस अगर नहीं पता हो तो लीव द, यू कैन से मेन सब्जेक्ट। मैं समझा देता हूं, लीव द मेन सब्जेक्ट टेम्परेरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। जैसे आप किसी चीज को लिख रहे हो या बोल रहे हो तो मेन सब्जेक्ट को टेम्परेरली छोड़ देना, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं डिग्रेस का। चलो ये खत्म हो गया। आई डोंट थिंक सो किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। हो गया? कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना, ठीक है। इस वाले पे आए, इसको भी खत्म करते हैं। देखो 1 घंटे में खत्म हो गया, क्योंकि पेपर में दम था नहीं, है ना। और तुमको ऐसे मेंस में मिलेगा, तुम लोग घबराना नहीं। यही तो मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूँ, जितना पढ़ा दिया, जैसे पढ़ा दिया, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ लिखा लेना वाज एन अविड एक्सप्लोरर। कह रहा है कि लीना एक जो है उत्साही खोजकर्ता थी। तुम्हें बहुत बार इस चीज को लेकर के बताया, अविड को लेकर के बहुत पूछा जाता है। अविड मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक होते हैं। जैसे हमने फरविड बताया था, फरवेंट बताया था। जील होता है ना, जिलस, जील मतलब होता है उत्साही। He had a deep fascination for the mysterious hidden within the dense forest। अब कह रहा है कि उसका जो फैसिनेशन था, यानी जो उसका अट्रैक्शन था, वो बहुत गहन अट्रैक्शन था। किस चीज की तरफ? डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो छुपे हुए मिस्टीरियस चीजें थी, उन चीजों को लेकर के उसका जो एक तरीके से इंक्लाइनेशन था, जो उसका झुकाव था, वो बहुत ज्यादा था। वन डे वाइल वॉन्डरिंग थ्रू अ secluded forest, she stumbled upon an ancient looking map half buried in the undergrowth। वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, घूमना टहलना इधर उधर, ठीक है। तो कह रहा है कि वो कह रहा है एक दिन एकांत जंगल में घूमते समय उसे एक पुराना सा दिखने वाला नक्शा मिला, जो कह रहा है कि झाड़ियों में आधा दबा हुआ था, ठीक है। The map depicted a trail that led to a legendary waterfall rumored to possess magical properties। वो मैप जो है, उसको, ट्रेल का मतलब होता है पाथ, एक तरीके से रास्ता, वो उसको डिपिक्ट करता है। डिपिक्ट मतलब बताता है, दिखाता है, ठीक है। एक रास्ता दिखाता है जो जाता है एक लेजेंडरी वाटरफॉल की तरफ, जहां पे अफवाह थी कि वहां पे एक मैजिकल प्रॉपर्टी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक जादुई गुण है, ठीक है। मैजिकल प्रॉपर्टी मतलब जादुई गुण है। ड्रिवन बाय हर क्यूरियोसिटी, लेना डिसाइडेड टू फॉलो द ट्रेल। और जाहिर है अपने उत्साह की वजह से वो इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा उत्साही रहती थी, तो उसने डिसाइड किया कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगी, ठीक है। एज वी वॉक डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जैसे जैसे वो फॉरेस्ट में अंदर जाती गई, द एटमॉस्फियर ग्रीव मोर इंचेंटिंग। और जो एटमॉस्फियर था चारों तरफ का, वो और ज्यादा बेहतर, मनमोहक होने लगा। इंचेंटिंग मतलब बहुत आकर्षक होने लगा। सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द थिक कैनपी, कास्टिंग डैपल्ड पैटर्न्स ऑन द ग्राउंड। जाहिर सी बात है, जब आप बहुत घने जंगल में चले जाएंगे तो जो धूप की रोशनी पड़ती है डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं आएगी, छन करके आती है, छन छन के। मतलब वो जो पत्तियां होती हैं ना,
तो पत्तियों से लग करके हल्की हल्की इस तरीके से चीजें आपको दिखेंगी। कैन बी कास्टिंग डैपल्ड पैटर्न्स ऑन द ग्राउंड, वही मतलब है। द साउंड ऑफ रसलिंग लीव्स एंड डिस्टेंट बर्ड कॉल्स क्रिएटेड अ सिम्फनी ऑफ नेचर अराउंड हर। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहा है कि जो सरसराहट करती पत्तियां और दूर से आती चिड़ियों की आवाज ने उसके चारों ओर प्रकृति की क्या बनाई, एक सिम्फनी क्रिएट कर दी। ठीक है, गाइडेड बाय द मैप्स मार्किंग, लेना नेविगेटेड थ्रू चैलेंजिंग terrains and crossed a narrow rope bridge suspended over a crystal clear stream। अब देखो नक्शे पर चलते हुए उसने बहुत चैलेंजेस का सामना किया और उसको एक क्रिस्टल क्लियर जो धारा थी उससे लटके हुए सक्रिय रस्सी के पुल को क्या किया, उसने पार किया। फाइनली आफ्टर आवर्स ऑफ जर्नी, और एक लंबे जर्नी के बाद लीना अराइव्ड एट द फुट ऑफ द लेजेंडरी वाटरफॉल। इट्स cascading waters sparkled like diamonds in the sunlight and a gentle mist enveloped the surroundings। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा, आखिरकार उसने क्या किया, सूरज की रोशनी में हीरो की तरह चमक रहा था और हल्की धुंध के आसपास वातावरण को क्या कर लिया, उसने ढक लिया। ठीक है, लीना लेफ्ट अ सेंस ऑफ वंडर एंड ट्रैंक्विलिटी as she dipped her hand in the cool waters as if the legends were coming alive। She sat by the waterfall captivated by its beauty, pondering the ancient stories that had led her here। मतलब उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उन प्राचीन कहानियों पर विचार कर रही थी जो उसे यहां तक ले आई थी। तो मेनली ये एक छोटा सा पैसेज था। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में 2 स्लाइड में भी पैसेज आएंगे, 1 स्लाइड में भी पैसेज आएगा, तो इसको ध्यान रखना सभी लोग। तो आते हैं भाई यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन करिए। घर वाले यार इतना मैसेज कर देते हैं कभी कभी। जरा पहला क्वेश्चन आप लोग बताना था। क्लियर, चलो पहला क्वेश्चन में क्या बताओगे, व्हाट सराउंडेड लीना, लीना एज सी जर्नीड थ्रू द फॉरेस्ट। सराउंडेड मतलब क्या होता है, सराउंडेड मतलब होता है इन सर्कल, मतलब ये बताओ ना, चारों तरफ से घिरा हुआ, जो चीज कन्फाइन होता है ना, तो उसके लिए तो फ्री हो जाएगा ना ये चीज। ठीक, हाँ जी, सही है सही है। बाकी इसका मतलब होता है किसी चीज को सिक्योर करना। ठीक है, सिक्योर करने का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, और ये तो सिनोनिम हो जाएगा किसका, इसका, इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन हमसे तो अपोजिट पूछा है ना, तो फ्रीड हो जाएगा। अगला, व्हाट इंट्रीग्ड लीना's curiosity in the forest? She discovered an old book, she found a hidden cave, she stumbled upon an ancient map, she heard whispers in the wind। दोस्त तुमने अगर पढ़ा होगा पैसेज को तो वहां पे तुमको देखा होगा, उसको अनएक्सपेक्टेडली, उसको एक्सीडेंटली क्या मिला था, एक मैप मिला था। ठीक है, स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है किसी चीज को पाना अनएक्सपेक्टेडली, किसी चीज को पाना एक्सीडेंटली। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वेयर डिड लीना फाइंड द मैप, इन अ बुक स्टोर, हाफ ब्यूरिड इन द अंडरग्रोथ। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट वाज लीनास रीजन फॉर फॉलोइंग द ऑन द मैप। ये गलत दिया है, करेक्ट स्पेलिंग है ना, ट्रायल थोड़ी होगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रायल मतलब कोर्ट केस से होता है ना, और ये ट्रेल, ट्रेल होता है। ठीक है, ये होता है ट्रेल मतलब पाथ होता है, पाथ। ठीक है, ये चीज। तो दोस्त हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कर लिए और आई थिंक 1 घंटा 10 मिनट के अंदर कर लिया, और हर क्वेश्चन को प्रॉपरली मतलब एक्सप्लेन तो किया ही गया है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। जहां पे ऐसा क्वेश्चन लगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है उस चीज को भी समझा गया। तो फिर से यही बोलूंगा चलते चलते कि आप सभी लोगों को डरना नहीं है, सीजीएल मेंस के लिए लगे रहिए, पेपर बहुत इजी आएगा। मैंने अगर आपकी इंग्लिश की नाव पे अगर मैं बैठ करके इसको खे रहा हूं तो मतलब मैं आपको पार लगा दूंगा अच्छे स्कोर के साथ। इसलिए आज कराने का यही पर्पस था कि आप लोग बेफिक्र रहिए इन सारी चीजों के लिए। पेपर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेगा, लेकिन यही पेपर जब एग्जाम में होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जानी है। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। रही कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वाली बात, तो उस पर तो हम इतना मेहनत आपके लिए कर ही रहे हैं, जो कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए सभी लोग, थैंक यू सो मच। सर 39 क्या हुआ, 39 में सही तो है 39।